Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are working very hard. आज का हमारा टॉपिक है सूडो फोर्स। अभी तक बेटा हम क्वेश्चन जो सॉल्व करते थे वो न्यूटन्स लॉ लगा के करते थे, लेकिन कई बार न्यूटन के लॉज जो हैं वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो पाते। कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर अगर न्यूटन का लॉ डायरेक्ट लगा दिया जाए तो उससे रॉन्ग आंसर आता है। तो क्या इसका मतलब है कि न्यूटन के लॉ गलत है? नहीं, लेकिन वो कई जगह पर जाके यू नो आप बोल सकते हो फेल हो जाते हैं। तो अब क्योंकि न्यूटन के लॉ से इतना कुछ एक्सप्लेन होता है, हमने पुलिस स्टडी किया, हमने इंक्लाइंड प्लेन स्टडी किया, हमने कनेक्टेड मोशन किया, एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक किया, ब्लॉक के लेफ्ट राइट में ब्लॉक किया। न्यूटन के लॉ से इतना कुछ एक्सप्लेन होता है, तो अगर एक छोटी सी जगह वो वैलिड नहीं है तो उसको पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो न्यूटन के लॉ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसको कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है, राइट। तो पहले देखते हैं कि कहां पर न्यूटन के लॉज हमें गलत रिजल्ट देते हैं, राइट। लेट अस सी। तो आज का हमारा टॉपिक है सूडो फोर्स। पी बेटा इसमें साइलेंट है। तो सूडो फोर्स का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब होता है बेटा इमेजिनरी, फिक्टिशियस, नकली भी बोल सकते हो आप इसको, राइट। तो सूडो मतलब अनरियल, इमेजिनरी, मतलब ये फोर्स होती नहीं है लेकिन हमें माननी पड़ती है, राइट। कुछ लोग सोचते हैं कि ये होती है लेकिन ये नहीं होती बेटा। अब आप इसको समझना ध्यान से। लेट अस सी, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये एक बेटा लिफ्ट है, ये इसका टिपिकल एग्जाम्पल है। सब लोग इसी से ही इसको समझाते हैं, हम भी इसको कोशिश करते हैं समझने की। थोड़ा सा गहराई से देखना बेटा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, राइट। साइंस का मैं ऑलमोस्ट हर लेक्चर में एक आध बार तो बोल ही देता हूँ बेटा। साइंस का सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इमेजिनेशन। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो आपको फिजिक्स बहुत इजी लगेगी, साइंस बहुत इजी लगेगी। इमेजिनेशन यू नो कई बार मुश्किल होता है चीज़ों को करना, लेकिन अगर आप एफर्ट लगाते रहोगे तो वो आपको समझ आएगा। लेकिन बेटा एक बार आपके सामने पिक्चर आने लगी तो बिल्कुल काम इजी हो जाता है। ओके, नाउ दिस इज अ लिफ्ट। इस लिफ्ट के अंदर एक रस्सी के साथ हमने एक ये ब्लॉक लटकाया एम मास का। ये लिफ्ट है, इसमें एक ब्लॉक एम मास का लटका दिया गया इस रस्सी के साथ, राइट। अब ये जो लिफ्ट है बेटा, मान लेते हैं ये लिफ्ट का केबल हो गया। लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है ए एक्सेलरेशन के साथ। लिफ्ट की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है ए एक्सेलरेशन के साथ, राइट। अब लेट अस सी, हम दो लोगों को बोलते हैं। एक ये है ए ऑब्जर्वर जो कि लिफ्ट से बाहर है, और एक ये ऑब्जर्वर है जो कि लिफ्ट के अंदर है। हम ए और बी को दोनों को एक क्वेश्चन देते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप हमें इस रस्सी के अंदर कितनी टेंशन है वो कैलकुलेट करके दिखाओ, राइट। मैंने ए को काम असाइन किया, फाइंड द टेंशन इन द रोप कनेक्टेड विद मास एम, और मैंने बी को भी यही काम असाइन किया, उसको भी यही बोला कि टेंशन निकालो। अब सुनना बेटा ध्यान से, बहुत बहुत गहरी चीजें हैं बेटा, इसी से आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा और चीजों को समझने का, ठीक है। सोचना थोड़ा। अब ए क्या कहता है, लेट अस सी ए का सोल्यूशन। ए क्या बोलता है? ए कहता है, आप लोगों ने भी सीखा है सर एफबीडी बनाओ, एम के ऊपर कितनी फोर्सेस लगी हुई है सर? टेंशन लगी है, एक एमजी लगी है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है, जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि कितनी फोर्सेस लगी हैं, कई बार हम फोर्सेस ज्यादा ले लेते हैं, तो आप बेटा सोर्स ऑफ फोर्स को ढूंढो। सोर्स ऑफ फोर्स राइमिंग होगी, राइट। तो एम जी अर्थ ने लगाया, टेंशन रस्सी ने लगाई। ये देखो टेंशन ऊपर लगी हुई है और ये रस्सी इसको ऊपर पुल कर रही है बेटा, और एक इसके ऊपर एम जी नीचे, अर्थ ने नीचे की तरफ एम जी फोर्स लगाया। अब बेटा ये क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अब हमारा न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? एफ नेट इक्वल्स टू एन ए। बेटा जिसको ये अच्छे से लगाना आ गया
वो लॉज ऑफ मोशन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। सिर्फ ये आपको समझ आना चाहिए और डरना नहीं है बेटा। बच्चे डरते हैं लगाते हुए, आप बिना डरे इसको लगाओ। जब बिना डरे लगाओगे इनिशियली कुछ जगह आंसर गलत आ जाएंगे, क्योंकि कई जगह आपकी फोर्स कोई मिस हो जाएगी या कोई फोर्स आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ले लोगे। लेकिन डरना नहीं है, सॉल्व इसी मेथड से करना है, राइट। डरना नहीं है, गलत होने दो बेटा, कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा चेक करो। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। धीरे धीरे अब जब बच्चों का आंसर गलत आता है तो बच्चे क्या करते हैं, वो रटना शुरू कर देते हैं। रटना नहीं है बेटा बिल्कुल भी, आपको फील होना चाहिए। आपको ये नहीं कि सर इस सिचुएशन में ये लगेगा, उस सिचुएशन में ये लगेगा, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। दैट इज अ वेरी बैड अप्रोच, वो बहुत गलत अप्रोच है। शायद टेम्परेरीली आपको उससे रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन बेटा लॉन्ग रन में आपको बिल्कुल उसका बहुत नुकसान होगा। तो आपको सीधा न्यूटन सेकंड लॉ देखना है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्सेस लगी, टेंशन और mg। तो क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, t माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। सो t की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एम जी प्लस एम ए, यानी कि टेंशन आ गया m इंटू जी प्लस ए, ये टेंशन आ गया। तो a ने आंसर बता दिया जी, टेंशन जो है वो m इंटू जी प्लस ए आ गया। ओके, अब लेट अस सी b को पूछते हैं। अब b क्या कहता है, अब b है लिफ्ट के अंदर। अब जब b इस मास m को देखेगा, b क्या बोलेगा, अच्छा यहां पे आप अपने फैन को मान सकते हो, ये मास m। अच्छा ये क्या ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है बेटा, इस b को इस m का एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा। b के विद रिस्पेक्ट टू m की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो b को लगेगा कि m तो रेस्ट पे है। देखो यहां से देखो, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, इसको एक्सेलरेशन दिख रहा है लिफ्ट का, लेकिन क्योंकि b लिफ्ट के अंदर ही है तो b को ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता हुआ नहीं दिखेगा। तो बेटा b को ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता नहीं दिख रहा, तो ये b क्या इक्वेशन बनाएगा इसकी, b भी अपना एफबीडी बना रहा है। अब ये b देखो क्या कर रहा है, b ये कहता है देखो ये m है मास, ऊपर लगी है बेटा टेंशन, नीचे लगी है mg, ये कहता है एक्सेलरेशन 0, राइट। तो अब t माइनस mg इक्वल्स टू 0, सो t की वैल्यू कितनी आ गई, mg, टेंशन mg आ गई। अब देखो बेटा, लगाया दोनों ने ही न्यूटन के लॉज हैं, a ने भी न्यूटन का लॉ लगाया, b ने भी न्यूटन का लॉ लगाया, लेकिन आंसर अलग अलग आ गए। सो टेंशन यहां पर आ गई m इंटू जी प्लस ए, और b क्या बोल रहा है, टेंशन mg के इक्वल है। तो दोनों में से कौन सा सही है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर ये तो दोनों सही हो सकते हैं, कैसे सर, आपने पढ़ाया था, हमने पढ़ा बेटा कि जैसे वेलोसिटी होती है वो रिलेटिव होती है। सुनो बेटा ध्यान से, ये अप्रोच बनानी है आपको, इस तरीके से चीजों को देखना है। सर देखो आपने बोला था कि एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जर्वर्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट उसकी स्टेटस हो सकती है। मतलब एक ही चीज को अगर दो लोग देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि दोनों डिफरेंट आंसर दें। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ए बोलेगा ये रेस्ट पे है, जबकि बी बोलेगा नहीं ये चल रहा है। इसका एग्जांपल हमने लिया था जब 1D पढ़ा था, दो लोग गाड़ी में जा रहे हैं, तो दो लोग गाड़ी में बैठे हैं, ए और बी मान लेते हैं, और सी बाहर खड़ा हुआ है रोड के ऊपर। तो अगर आप सी से पूछोगे कि बी क्या कर रहा है, तो सी बोलेगा जी जा रहे हैं सर, सी के पास वेलोसिटी है। तो अगर लेकिन ए से पूछा जाए, ए जो गाड़ी के अंदर है, वो उससे पूछा जाए कि उसके साथ वाला क्या कर रहा है, वो बोलेगा ये मेरे हिसाब से तो रेस्ट पे है, उसको उसका मोशन नजर नहीं आ रहा। तो यानी कि वेलोसिटी इज रिलेटिव। बेटा पोजीशन भी रिलेटिव है। पोजीशन का मतलब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, तो अगर कोई यहाँ बच्चा बैठा होगा या कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो मैं मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा ये मेरे राइट साइड पे है। उसकी पोजीशन क्या है, मैं बोलूंगा राइट साइड। लेकिन अगर कोई एक यहाँ पे खड़ा है, उससे पूछोगे तो वो क्या बोलेगा, ये तो मेरे लेफ्ट साइड पे है। तो कौन ट्रू है बेटा, दोनों हम ट्रू हैं यहाँ पे, मैं भी सही हूं वो भी सही है, क्योंकि पोजीशन जो होती है वो रिलेटिव होती है।
ओके। वेलोसिटी है वो भी रिलेटिव होती है, ओके। एक्सेलरेशन है वो भी फ्रेम, इसको हम बोलते हैं बेटा, अब नाम भारी भरकम है बट बेसिकली ऑब्जर्वर, इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि कहां से आप देख रहे हो। जैसे ये है, ये ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ए जो देख रहा है वो बता रहा है, तो ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जब बी को हम ऑब्जर्वर मान लेते हैं तो ये बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, यानी कि बी क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बी क्या बोल रहा है, बी के हिसाब से तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि वो देख रहा है अरे एम जो है उसकी एक्सेलरेशन तो हो नहीं रही, जबकि इसके हिसाब से इसकी एक्सेलरेशन है। अब समझो बेटा ध्यान से, तो कोई बोलेगा सर वही लॉजिक यहां लगा देते हैं, दो टेंशन, आंसर ठीक है, टेंशन तो दोनों, इसके हिसाब से इतनी टेंशन, इसके हिसाब से इतनी टेंशन। नो बेटा, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो ये रस्सी 20 न्यूटन पे ब्रेक करती है, मान लो ये 20 न्यूटन पे रस्सी ब्रेक कर जाती है, यानी कि अगर इस रस्सी में 20 न्यूटन टेंशन आ गई तो ये ब्रेक कर जाएगी। तो अब सुनो, अब ये मान लेते हैं इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है 30 न्यूटन आ गई और इसकी वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन, तो क्या रस्सी ब्रेक करेगी? यस। लेकिन ये कहेगा अरे रस्सी को ब्रेक नहीं करना क्योंकि टेंशन तो 10 न्यूटन है। ये कहेगा नहीं, टेंशन 30 न्यूटन है और रस्सी बेटा 20 न्यूटन पे ब्रेक कर रही है। तो प्रैक्टिकली अगर ये करके देखा जाए तो रस्सी ब्रेक करेगी, तो रस्सी ब्रेक करेगी, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं हो सकता कि बी अलग से टेंशन का आंसर निकाले और ए अलग से टेंशन का आंसर निकाले। लेकिन हम दोनों को वैलिड नहीं बोल सकते क्योंकि रोप ब्रेक कर जाएगी। हम एक नंबर लेके देखते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो पहले तो आप ये डिस्क्रिपेंसी समझो, मतलब देखो प्रॉब्लम आ रही है। अब ये क्यों आ रही है इसको भी हम समझेंगे। ए जो है वो अलग आंसर निकाल रहा है टेंशन का, बी जो है वो टेंशन का अलग आंसर दे रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझते हैं। पहले इसको समझते हैं कि हम इसको अलग अलग क्यों नहीं मान सकते कि सर टेंशन के दो आंसर सही क्यों नहीं है, जब आप बोलते हो वेलोसिटी के दो आंसर हैं। जिनको ये नहीं पता बेटा, आप रिलेटिव वेलोसिटी का मेरा लेक्चर देख सकते हो, उसमें आप देखो एक ही ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी, क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जर्वर हैं, राइट। तो दो अलग अलग ऑब्जर्वर दो अलग अलग वेलोसिटी देखते हैं। आप भी देखते हो बेटा बहुत बार, लेकिन हम थोड़ा ऑब्जर्व नहीं करते, ध्यान से नहीं देखते। एंड वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग चीजों को ध्यान से देखा करो। आधी फिजिक्स तो बेटा आप सराउंडिंग से ही पिक कर लोगे। आप सराउंडिंग में देखो और उसको एंथुजियास्टिकली टीचर से पूछो। आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हो। आप देखो और पूछो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा लगा। बेटा हर किसी को एक आधा मोमेंट हर रोज आता है जहां वो सोचता है ये ऐसे कैसे हो गया। हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। आप अगर उनको पकड़ोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, सो लेट अस गेट बैक टू दिस। अब मैं आपको एक नंबर लेके इसका एग्जांपल देता हूं। लेट अस सी, मान लेते हैं बेटा, ये एक नंबर ले लेते हैं। मास को मैं ले लेता हूं 1 kg। इस मास को मान लेते हैं 1 kg है और एक्सेलरेशन मान लेते हैं ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है। सुनना बेटा ध्यान से। अब मान लेते हैं टी मैक्स जो हो सकता है वो 15 न्यूटन हो सकता है। अगर इस रस्सी में 15 न्यूटन से टेंशन ज्यादा आई तो ये टूट जाएगी, राइट। अगर रस्सी में 15 न्यूटन से टेंशन ज्यादा आई तो रोप विल ब्रेक। अब लेट अस सी, अब ये इसने टेंशन निकालनी है। बी कितनी टेंशन निकालेगा? सर मास 1 kg दे रखा है तो 1 इंटू जी यानी कि 10 न्यूटन। अब सुनो ध्यान से, बी क्या बोलेगा? सर रोप इज सेफ, कर दो, एक्सेलेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो ए है, ए क्या बोलेगा? ए के हिसाब से इक्वेशन देखते हैं। ए क्या बोलेगा बेटा? टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम में। सो टी इक्वल्स टू एम इंटू जी प्लस ए। तो टी इक्वल्स टू कितना आ गया? एम कितना दिया? 1, जी प्लस ए 10 प्लस 10, तो टेंशन आ गई 20 न्यूटन। तो ए क्या बोलेगा? सर टेंशन 20 न्यूटन है, रोप ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि टेंशन जो रोप ले सकती है वो 15 न्यूटन है।
तो अब सुनो बेटा ध्यान से। सो ए कह रहा है 10 न्यूटन सेफ, बी कह रहा है नहीं, टेंशन 15 से ज्यादा आने वाली है तो रस्सी टूट जाएगी। अब बेटा दोनों चीजें इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि रस्सी टूटे भी और नहीं भी टूटे? ऐसा नहीं हो सकता। रस्सी या तो टूटेगी या फिर नहीं टूटेगी, लेकिन बेटा इसमें रोप टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसका आंसर सही है। अब ऐसा क्यों है सर? ये भी तो न्यूटन लॉ ही लगा रहा है। प्रॉब्लम यहां पर अब हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। बेटा प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जो बी ऑब्जर्वर है इसका फ्रेम एक्सेलरेटेड है, यानी कि ये जहां से देख रहा है ये खुद एक्सेलरेट कर रहा है। तो जो ऑब्जर्वर होता है अगर वो भी एक्सेलरेट करे, अभी तक हम सारे क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम से लेके चलते हैं, तो ग्राउंड फ्रेम की एक्सेलरेशन 0 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सेलरेशन। मतलब हम जैसे स्पीड बोलते हैं, कार इज मूविंग एट 100 किलोमीटर पर आवर, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है टू एन एक्सटेंट। इसमें भी आगे और रिसर्च हो सकती है। अभी हम मानते हैं कि देखो ग्राउंड यानी कि ये जो ऑब्जर्वर था, ये जो है ये इसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, सॉरी इसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। ये जो बी है, बी जो है, बी का जो फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, राइट। ये नॉन इनर्शियल मतलब इसकी खुद की एक्सेलरेशन है। अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा हो और वो न्यूटन लॉज लगाएगा तो उसका आंसर गलत आएगा। तो यानी कि न्यूटन के जो लॉज हैं वो वैलिड कहां पर हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। यानी कि जब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जब ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन 0 हो, तभी न्यूटन के लॉज वैलिड हैं। अदरवाइज दे विल गिव यू रॉन्ग आंसर। तो हम न्यूटन के लॉ छोड़ क्यों नहीं देते बेटा? क्योंकि सारा कुछ उससे एक्सप्लेन होता है। तो हमें यहां पर एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जब ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड है तो आपको थोड़ी सी इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेट अस सी क्या करनी पड़ेगी, उससे सेम आंसर आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। देखो बेटा मैंने प्रूव किया कि दो टेंशन अलग अलग नहीं हो सकती, टेंशन की तो एक ही वैल्यू होगी। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉज are valid in inertial frame of reference. Means velocity of the observer is equals to constant or acceleration of the observer is equals to 0. तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉज जो है वो वैलिड है। नॉन इनर्शियल में मतलब जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा हो, राइट, तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको ये याद रखना है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मतलब जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है या फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लॉज वैलिड है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करना शुरू कर गया तो उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हम उसको देखते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे बी है। बेटा जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, जो फोर्सेस हैं वो तो लेनी ही है, एक सूडो फोर्स अपनी तरफ से इंक्लूड कर देनी है। सूडो फोर्स, राइट। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हेन द acceleration of the observer is not equal to 0. जब acceleration of the observer is not equal to 0, जब observer accelerate कर रहा है तो उसमें तो वहां पर न्यूटन के लॉज जो है बेटा वो डायरेक्ट नहीं लाएंगे। तो हमें क्या करना है, इंक्लूड अनरियल फोर्स या फिर सूडो फोर्स। एफ पी लिख देते हैं बेटा इसको,
इसकी वैल्यू होती है m इंटू ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ पी इक्वल्स टू m इंटू ए। m क्या हो गया बेटा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, m क्या हो गया? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर आपको न्यूटन लॉ लगाना है, m उसका मास है, और ये a है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। a क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ये जो a आया है ये एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एफ पी इज opposite to the direction of acceleration of the observer। काफी सारी चीजें लिख दी हैं, समझते हैं इसको। जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहुंच गए, यानी कि जब आपका ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस केस में एक्सक्यूज मी, जब आप न्यूटन लॉ लगाओगे, आपको एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से फोर्स लगानी पड़ेगी, इमेजिन करनी पड़ेगी कि लग रही है, उसका कोई सोर्स नहीं है। देखो बेटा, मैंने बोला था mg और t। mg का सोर्स अर्थ का पुल, अर्थ ने जो लगाई, टेंशन का सोर्स रस्सी, लेकिन बेटा सूडो फोर्स का सोर्स कुछ नहीं है, इसलिए तो वो नकली फोर्स है, राइट। सूडो फोर्स को इसीलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि उसकी वजह से एक पर्टिकुलर जगह पे न्यूटन लॉ सही रिजल्ट नहीं दे रहे, बाकी सब जगह दे रहे हैं, सिर्फ एक जगह सही रिजल्ट नहीं दे रहे। यस बेटा, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, आप शायद उससे कोई बेटर लॉ बना सकते हो, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कोई बना है। तो इसीलिए न्यूटन के लॉ में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया कि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है तो आपको क्या करना है, एक अपनी तरफ से नकली फोर्स, सूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, अनरियल फोर्स इंक्लूड करनी है। अच्छा, अब कितनी है सर? फॉर्मूला सीधा F इक्वल्स टू ma। सर ये न्यूटन सेकंड लॉ है? नहीं, एक फोर्स ma अपनी तरफ से इंक्लूड करनी है। m क्या हो गया? जिस ऑब्जेक्ट को आपने न्यूटन का लॉ लगाना है उसका मास। और a क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट? नो, a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की जो एक्सेलरेशन है, जो देख रहा है। ओके बेटा, अब इससे देखना कितने क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, जो देख रहा है, और डायरेक्शन किधर लेनी है सूडो फोर्स की? ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन से ऑपोजिट। जैसे इसमें देखो, b की एक्सेलरेशन किधर है बेटा? ऊपर। देखो b इस लिफ्ट के अंदर है, तो b की एक्सेलरेशन ऊपर है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगी? एक तो mg नीचे लगा हुआ है, ओके, और सूडो फोर्स वो भी नीचे लगेगी, Fp। किधर लगानी है बेटा सूडो फोर्स? ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन से ऑपोजिट। ऑब्जर्वर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो सूडो फोर्स बेटा नीचे लगानी है। अब सुनो ध्यान से, ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं बेटा। एक और चीज आपको बताता हूं, जब कोई पढ़ाता है तो चीजें इजी लगती हैं, राइट। कई बार हम इग्नोर करते हैं, बेटा ये साइंस इग्नोर वाली चीज है ही नहीं, आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा और खुद से रिपीट करना पड़ेगा, राइट। इसी से ही रॉकेट साइंस बनी है बेटा, इसी से ही ब्रेन सर्जरी हुई है, तो आपको बहुत बारीकी से चीजों को समझना है। अब देखो बेटा, जब ए ने आंसर निकाला था इसी क्वेश्चन का, ए ने क्या बोला था? ए बाहर था ना, तो ए ने क्या इक्वेशन बनाई थी सर? mg और टेंशन ऊपर, सो क्या इक्वेशन बनी थी? t माइनस mg इक्वल्स टू ma। सो t की वैल्यू कितनी आई थी? m इंटू जी प्लस a, और यही एक्चुअल टेंशन होगी, यही असली टेंशन होने वाली है इस रस्सी के अंदर। और मैंने बताया था असली मतलब ये रस्सी टूटेगी अगर लिमिट क्रॉस होगी, इसके हिसाब से नहीं टूटेगी, इसके हिसाब से टूटेगी, तो ये ट्रू है, ये सही है। अब हमें बी से भी सेम आंसर निकालना है। अब देखो बी, अब बी का एफबीडी बनाते हैं। बी को क्या लग रहा है? देखो ध्यान से, बी को लग रहा है एक तो mg लगा हुआ है नीचे, और लगा हुआ है t, और एक सूडो फोर्स इंक्लूड कर दिया fp, कितनी? ma। सूडो फोर्स लगा दी। अब बी को क्या दिख रहा है बेटा? एक्सेलरेशन कितनी है? 0। बी को तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन दिख ही नहीं रही, तो बी इक्वेशन क्या बनाता है?
अब बी से सॉल्व करवाते हैं बेटा क्वेश्चन। बी जो कि लिफ्ट के अंदर बैठा है, बी बोलता है टी माइनस एम जी प्लस एम ए इक्वल्स टू 0। सो टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एम इंटू जी प्लस ए। देखो इसने भी सेम आंसर दिया। तो सिर्फ न्यूटन के लॉ में थोड़ा सा एरर आया। कब आया, जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, यानी कि जो आपका ऑब्जर्वर है वो एक्सेलरेट कर गया। तो एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर गलत आंसर दे रहा था, तो हमने उसमें छोटी सी मॉडिफिकेशन की। क्या करना है, एक अपनी तरफ से एक सूडो फोर्स। कोई बोले सर एफपी कौन लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा बेटा, क्योंकि है ही नहीं, ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, इससे आंसर सही आ जाता है। अदरवाइज तो फिर न्यूटन के लॉ लगने नहीं थे। तो ये सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा हो तभी लगेगा। तो देखो इसने सही आंसर दिया, वही आंसर जो इस रस्सी में टेंशन होने वाली है। इस रस्सी में इतनी टेंशन आएगी बेटा m इंटू जी प्लस ए, राइट। तो लेट अस इसको हम एक दो जगह और अप्लाई करके देख सकते हैं। सूडो फोर्स कब लगानी है सर, जब ऑब्जर्वर जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। कितनी है सूडो फोर्स की वैल्यू, m इंटू ए। m सर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, a एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, और डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। हियर ये ऑब्जर्वर किधर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर, तो सूडो फोर्स किधर लगानी है, नीचे, और जो बी को दिख रहा है उसके हिसाब से इक्वेशन बना देनी है, राइट। अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा बारीकी से चीजों को देखना है, आपको मजा भी आने लग जाएगा। साइंस का मीनिंग ही, साइंस का मतलब ही बेटा बाल की खाल निकालना होता है। क्वेश्चन, हर चीज का रीजन है बेटा, हमें पता हो ना पता हो वो अलग बात है, लेकिन साइंस मीन्स जस्ट क्वेश्चन, कीप ऑन क्वेश्चनिंग। ये सर ऐसे है, अच्छा ऐसे क्यों है, अगर ऐसे हो जाए तो क्या होगा। जितनी ज्यादा आप डिबेट करोगे, जितना अच्छे से आर्ग्यूमेंट करोगे, उतना आपको साइंस अच्छे से आएगा। ओके, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा की। क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक ट्रक है, दिस इज अ ट्रक, एंड ये ट्रक जो है इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, राइट की तरफ, ए एक्सेलरेशन के साथ। यहां से एक रस्सी के साथ हमने एक बॉब लटकाया हुआ है, रस्सी के साथ एक मास m लटका हुआ है नीचे की तरफ। बेटा जब ये एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा, ये पॉइंट एक्सेलरेट कर जाएगा, ये पॉइंट आगे एक्सेलरेट कर जाएगा, तो ये जो है ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, राइट। अब ऐसे मतलब एक जगह पे आके इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मैं आपको शो भी कर सकता हूं थोड़ा सा। बेटा फिर से वही बात, अगर आपको ये इमेजिन नहीं हो रहा तो उसको क्वेश्चन को करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन भी करने से आप नया क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे बेटा। आप इसको ऐसे देखो, मेरा ब्लैक टी शर्ट की वजह से ये इसमें मर्ज हो गया, देखो ये बेटा, अगर इसको ये रस्सी के हाथ ऐसे लटका हुआ है, अगर ये पॉइंट देखो ट्रक के टॉप से कनेक्टेड है, अगर इसको मैं ऐसे एक्सेलरेट कराता हूं तो बेटा जब ट्रक का टॉप ये ऐसे रह गया, ये ट्रक का टॉप ये ऐसे जाएगा, रूफ जो है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये ऐसे आ जाएगा, और उसके बाद ये ऐसे चलेगा, राइट सर। उसके बाद ऐसे कैसे चलेगा, अब आप देखो, क्योंकि जब ये एक्सेलरेट करेगा तो इस पूरे ट्रक के सारी चीजें एक्सेलरेट करेंगी, तो ये m जो है ये भी एक्सेलरेट करने वाला है। बेटा अगर ये रस्सी ऐसे रहे, इस पे कितनी फोर्सेस लगी है, देखो mg, और एक लगा हुआ टेंशन, तो इसको देखो एक्सेलरेट करवाने वाला कोई फोर्स ही नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में होगी ना दोनों फोर्स, तो इसको कौन एक्सेलरेट करवाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये भी मैंने आपको बहुत बार रिपीट किया है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने स्टडी किया था कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन अलग होता है। हॉरिजॉन्टल मोशन में वर्टिकल फोर्सेस मैटर नहीं करती, तो बेटा ये दोनों तो वर्टिकल लग रही हैं फोर्सेस, तो इसको ऐसे कौन एक्सेलरेट करवाएगा। तो ये ब्लॉक यही रह जाएगा बेटा। थोड़ी देर में जब ये पॉइंट आगे चला गया तो ये रस्सी क्या हो जाएगी, ऐसे रोप है टेढ़ी हो जाएगी ऐसे। अब ये टेढ़ी जब होगी
अब इसमें बेटा टेंशन है ऐसे टी। अब इस टी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, मान लेते हैं थीटा आ गया, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा आ गया, अब ये एंगल थीटा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। अब आप देखो टी के दो कंपोनेंट आ गए बेटा, ये तो होना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं होता, ऐसे होगा, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूं, ये अब आपको पता लग गया है। अब ये सिचुएशन आ गई, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल, अब ये एक्सेलेरेट कर रहा है ऐसे। अब देखो ये बॉब, ये जो एम गोला है, जो मास एम, ये भी आगे एक्सेलेरेट कर रहा है, लेकिन अब आपके पास फोर्स आ गई जो इसको आगे एक्सेलेरेट करवा रही है। कौन करवा रहा है? टी साइन थीटा। इस बॉब की वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। अब देखना ध्यान से, टी साइन थीटा और ये हो गया बेटा टी कॉस थीटा। ओके, अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ये ग्राउंड से सॉल्व कर रहा है बंदा, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ए, फिर उसके बाद इस ट्रक के अंदर भी डाल के इसको एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी इसको लेके जाएंगे। पहले ए से देखते हैं बेटा, ए क्या कहता है। अब ए क्या कहता है? टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम में। अगेन बेटा मैंने आपको पहले बताया था, न्यूटन सेकंड लॉ लगाना सीखना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्सेस हैं? ओनली वन, टी साइन थीटा। और एक्सेलरेशन है, यस सर, ए। सो टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम में। इज देयर एनी मिरेकल? मैंने कुछ मिरेकल किया? नहीं, कुछ नहीं किया। नेट फोर्स इक्वल्स टू एम में, न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में टी कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि बेटा टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो ब्लॉक है ना ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है और ना ही नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, ये वन हो गया बेटा और ये हो गया टू। वन को टू से डिवाइड करते हैं, वन डिवाइडेड बाय टू, डिवाइड करेंगे क्या आ गया? टेन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन जी। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई? जी टेन थीटा। या अगर एंगल पूछा हो, अगर एक्सेलरेशन दे रखी है और एंगल पूछा है, भाई ट्रक जो है वो आगे ए से एक्सेलरेट कर रहा है, ट्रक की एक्सेलरेशन आगे की तरफ है ए, तो एंगल कितना होगा? तो आप निकाल दो सर, टेन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन जी। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो ए अपॉन जी हो जाएगी। अगर इन्होंने थीटा दे रखा है और ए पूछा है तो आप निकाल दो ए इक्वल्स टू जी टेन थीटा। अब बेटा हम चलते हैं, ये तो हो गया जब यहां से देखेगा बंदा। ये पूछेगा क्वेश्चन क्या बना? एक ट्रक है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, धागे के साथ एक ऑब्जेक्ट को लटकाया गया था। धागा मान लो, थ्रेड मान लो, रोप मान लो, है ना, रस्सी मान लो, यहां से किसी को लटकाया गया है। तो क्या होगा? वो रस्सी थोड़ा सा ऐसे करके चलेगी बेटा, ऐसे करके नहीं चल सकती, क्योंकि फिर बॉब को आगे लेके जाने वाली कोई फोर्स नहीं है, दोनों वर्टिकल में आ गई फोर्सेस। अब बेटा जैसे टेढ़ा हुआ, टी का एक कंपोनेंट इसको आगे एक्सेलरेट करवा रहा है। ओके, अब प्रॉब्लम वाली जगह पे चलते हैं। अब हम बोलते हैं बी क्या कह रहा है? ये बी आ गया ट्रक के अंदर। अब बेटा देखो बी क्या बोलेगा? बी बहुत हैरान होगा बेटा, अगर आप खुद को इमेजिन कर सकते हो। सोचो, अगर बेटा आपको ट्रक में बिठाया जाए, इसके अंदर, ट्रक के अंदर मान लो आपको बिठा दिया, राइट? आप खुद सोचो, अगर हमारे घरों में अगर धागे के साथ मान लो कोई बल्ब कोई रस्सी के साथ कोई चीज लटकी हुई है, वो टेढ़ी होती है कि सीधी होती है? बिल्कुल वर्टिकल होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये देखो, कोई भी चीज लटकी हुई है तो वर्टिकल है, राइट? ये ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे नहीं है, देखो ऐसे इंक्लाइंड, ऐसे तो नहीं है, या ऐसे नहीं है। लेकिन बेटा ट्रक के अंदर जो बैठा है ये बंदा, इसको क्या दिखेगा? अरे ये रस्सी ऐसे क्यों है? ही विल बी सरप्राइज्ड। ये इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि रस्सी ऐसी क्यों है, क्योंकि रस्सी होनी नहीं चाहिए ना, रस्सी तो वर्टिकल होनी चाहिए, एमजी और टेंशन। तो ही विल बी सरप्राइज्ड, ये कहेगा ये ऐसे क्यों है, इसको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर, क्योंकि इसको एक्सेलरेशन तो दिखाई दे नहीं रही, लेकिन अगर इससे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है बी से, तो बी, मैंने बोला था अगर बी से न्यूटन्स लॉ आपने लगवाना है
तो बी जब न्यूटन लॉ लगाएगा, व्हेन बी विल अप्लाई न्यूटन लॉज, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक अपनी तरफ से सूडो फोर्स इंक्लूड करनी पड़ेगी। ओके, अब हम इसका एफबीडी बनाते हैं बेटा। ये इस पे कितनी फोर्सेस लगी हुई हैं सर? एक एमजी लगी है, ओके, एक टेंशन लगी है, ओके, एक लगेगी सूडो फोर्स। सूडो फोर्स के बिना बी का आंसर कभी सही आएगा ही नहीं, वो तो हमने पहले ही मान लिया। आप लिमिटेशन मान लो इसको न्यूटन के लॉ की, लेकिन इतनी छोटी चीज के लिए उन्होंने कहा कि क्योंकि सब कुछ तो बाकी एक्सप्लेन कर ही रहा है ना न्यूटन लॉ, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया बस। अच्छा, दूसरी फोर्स सूडो फोर्स कितनी होती है बेटा? सर m इंटू ए, m इंटू ए सूडो फोर्स है। m क्या है? मास ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जर्वर नहीं बेटा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ओके, एंड डायरेक्शन किधर? ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन से ऑपोजिट। अभी ऑब्जर्वर किधर एक्सेलरेट कर रहा है? राइट की तरफ। तो ऑब्जर्वर राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो फोर्स किधर लगानी पड़ेगी? लेफ्ट की तरफ। एम ए सूडो फोर्स हैज टू बी अप्लाइड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर जो वो है, ऑब्जर्वर इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो सूडो फोर्स लगेगी इस तरफ, m इंटू ए। ओके, अब बेटा देख लेते हैं। अब देखो ध्यान से, अब ऑब्जर्वर ये है हमारा, ट्रक के अंदर जो बैठा है बी। अब बी को क्या दिख रहा है? बी को तो इक्विलिब्रियम दिख रहा है, बी को एक्सेलरेशन नजर नहीं आ रही है बेटा। बी के हिसाब से तो ये रेस्ट पे है और इट इज नॉट, इट्स वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। ए के हिसाब से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ए के साथ इसकी एक्सेलरेशन आगे है, तो ए को था, ए को दिखाई दे रहा था इसकी वेलोसिटी इस तरफ बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये आ गया। अब बी के हिसाब से तो इक्विलिब्रियम है, अब इस बी क्या इक्वेशन बनाएगा? ये थीटा। अब बी बोलता है इक्विलिब्रियम है, सो बेटा ये थीटा, ये भी थीटा, इस टी के दो कंपोनेंट बन गए, तो बी बोलता है टी साइन थीटा माइनस एम ए इक्वल्स टू 0, यानी कि टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए। ऐसी वर्टिकल से टी कॉस थीटा में एक स्टेप कम कर देता हूं, टी कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू एम जी। डिवाइड करो बेटा, फिर से tan थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी आ गया। तो यानी कि अब ये इसने एंगल निकाला, ये सही है। अदरवाइज ये तो इस स्टेटस को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, ये रस्सी टेढ़ी कैसे है, इसको कौन रोक रखा है, इसने ये एंगल क्यों बना रही है? क्योंकि इसको एक्सेलरेशन दिखाई नहीं दे रही, इसके हिसाब से रस्सी ऐसे होनी चाहिए, राइट? तो यू कैन सी बी जो है वो क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, यानी कि ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, राइट? क्योंकि खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो दिस इज योर सूडो फोर्स। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये बिना सूडो फोर्स के आंसर आया है, ये सूडो फोर्स के साथ आंसर आया है, राइट? कई बार हेल्प मिलती है बेटा सूडो फोर्स के साथ क्वेश्चन करने में, पर पहले आपको इसको ऑब्जर्व करना है, एंड इट विल टेक टाइम। इसको टाइम लगाओगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा मैं क्या कह रहा हूं। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बेटा, ये इस शेप को हम बोलते हैं वेज। ट्रायंगल है बट इसके पीछे भी है, मतलब 2D नहीं है 3D है, राइट? अब ट्रायंगुलर प्रिज्म मान लो इसको, ट्रायंगल की शेप में है और ये प्रिज्म है, राइट? जैसे अगर मैं इसको लेता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, मान लो यहाँ से कट कर दूंगा तो ये वेज बन जाएगा, ये इसको हम वेज बोलते हैं। अब ये बोलते हैं बेटा कि इस एम की कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस कैपिटल एम? What should be the acceleration of capital M?
what should be the acceleration of m so that m does not slip over m। अब ये कहता है कि कैपिटल एम की कितनी एक्सेलेरेशन होनी चाहिए सो दैट स्मॉल एम जो है वो नीचे स्लिप ना करे। आप चाहते हो ये दोनों एक्सेलरेट करें, ये दोनों इस तरफ इकट्ठे चले, मतलब इसकी पोजीशन इसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब ये दोनों एक बॉडी की तरह मूव करने चाहिए। एंड यस, म्यू इज 0 बिटवीन m एंड m। इन दोनों के बीच में जो म्यू है वो 0 है, मतलब यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। ओके, लेट अस सॉल्व दिस। कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि हमें थोड़ी जगह चाहिए होगी। क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया है। ये है बेटा, इसको हमने एक्सेलरेट करवाना है। मैं आपका इसका थोड़ा सा आगे जाके इसका स्टेटस ड्रॉ करता हूं। इसका थोड़ा सा स्टेटस हम ड्रॉ करते हैं। बेसिकली क्या होने वाला है, हम ये चाह रहे हैं हम ये चाहते हैं कि जब ये आगे चले ये नीचे नहीं आए, ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं करना चाहिए। मतलब ये आगे गया, ये एक्सेलरेट किया आगे, तो ये भी आगे उतने ही एक्सेलरेशन से चल रहा है, मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू ये नीचे स्लाइड करके नहीं आ रहा है, और बेटा फ्रिक्शन भी नहीं है। सर क्या ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं कैसे पॉसिबल है। पहले हम ग्राउंड से सॉल्व करते हैं इसको, मतलब ये हो गया आपका ए से सॉल्व करवाएंगे इसको पहले, ठीक है। अब ग्राउंड वाला ए क्या बोलता है, इस पे स्मॉल एम को कंसिडर करना है हमने बेटा। ये इसको मैं हटा रहा हूं, इसका एम। इस एम पर कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही है? सर एक तो एम जी एक्ट कर रही है, ओके गुड। और कौन सी? एक नॉर्मल रिएक्शन आर। कोई और फोर्स? फ्रिक्शन तो है नहीं बेटा, और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। एक एम जी एक्ट कर रही है, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कंटैक्ट। देखो बेटा ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल होता है। ये ऐसे है तो नॉर्मल रिएक्शन, देखो नॉर्मल रिएक्शन का एंगल ये 90 डिग्री होना चाहिए इस सरफेस के साथ। अगर ये सरफेस ऐसे हो गया बेटा, देखो तो नॉर्मल रिएक्शन ये देखो इसके साथ एंगल 90 रहना है, इस वाले सरफेस के साथ, राइट। तो बट अगेन ये बेसिक्स हो गए ना, यही चीज आपको तंग करती है, इसी को आप अच्छे से समझो। पीछे वाले लेक्चर देखो दोबारा से अगर आपको इसमें ट्रबल है, नहीं तो आगे भी बेटा आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप इनको अच्छे से समझो। ओके, अब ये आर और एम जी, कोई और फोर्स तो नहीं है, ओके। अब इस आर के हम दो कंपोनेंट बनाते हैं, राइट। मान लेते हैं ये एंगल आपको दे रखा है थीटा, ये थीटा मार्क कर लेते हैं, ओके। अब हमें ये एंगल्स निकालने हैं बेटा। ये एंगल हो गया थीटा। तो अगर आप देखो ध्यान से, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। अगर मैं ये ड्रॉ कर दूं, ये थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ओके। अब बेसिक ज्योमेट्री लगा सकते हो, लगा के देखें। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये ऐसे हो गया। अगर मैं इसको यहां पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ये थीटा तो ये भी थीटा अल्टरनेट, ये थीटा और ये दोनों 90 है बेटा। ये तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों 90 है, इनके बीच में 90 है, तो ये थीटा आ गया। बेसिक ज्योमेट्री। तो बेटा ये आर के दो कंपोनेंट बनाए। सर एमजी के क्यों नहीं बनाए, ये भी बताता हूं। क्योंकि बेटा इस वक्त एक्सेलरेशन ऐसे हो रही है, ऐसे। इस वक्त एक्सेलरेशन ऐसे नहीं है। जब एक्सेलरेशन ऐसे होती है तब हम इसको ऐसे रिजॉल्व करते हैं, तो उस केस में mg को रिजॉल्व किया जाता है, राइट। रिजॉल्व कब करना है, किस तरीके से करना है, अभी आपको इसमें थोड़ा देखो। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बेटा ऐसे a, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, यहां पर इक्विलिब्रियम है। अब देखो ये ऐसे जा रहा है ना आगे, ऐसे,
यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये इसके अलोंग मुझे फोर्सेस चाहिए। ओके, अब इसमें बेटा अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, आर साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। आर कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, सो आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो आर कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, तो आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी आ गया। ओके, सो बेटा आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो। जब इसको आप डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन जी, यानी कि a की वैल्यू, a पूछा था इन्होंने, a इक्वल्स टू जी tan थीटा। अगर इस वेज की एक्सेलरेशन g tan थीटा होगी तो ये जो m है बेटा ब्लॉक, ये नीचे नहीं आएगा, ये इसके विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे रहेगा, इवन इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन नहीं है फिर भी नीचे स्लाइड नहीं कर रहा, अगर फ्रिक्शन ना हो तो अदरवाइज ये नीचे स्लाइड करता है, जी साइन थीटा इसकी एक्सेलरेशन होती है। आप फ्रिक्शन वाला टॉपिक देख सकते हो, वहां पे हमने डिराइव भी किया था कि नीचे की तरफ जी साइन थीटा एक्सेलरेशन होती है। लेकिन देखो बेटा बिना फ्रिक्शन के नीचे स्लाइड नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि देखो इसका एक कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है, इसके कंपोनेंट ने mg को बैलेंस कर दिया, क्योंकि देखो इसने बेसिकली नीचे तो mg की वजह से आना था। इमेजिन करो बेटा, देखो अगर ये इसके ऊपर m यहां रख देते हैं और ग्रेविटी ना हो, सपोज अब पेन यहां रखा तो देखो नीचे आया ना, क्यों आया? क्योंकि ग्रेविटी है। अगर इस m को आप इस कैपिटल M के ऊपर रखो और सपोज ग्रेविटी ना हो तो क्या m नीचे आएगा? नो। तो अभी एक तरीके से ये जो कंपोनेंट है इसने mg को बैलेंस कर लिया, r cos थीटा हैज बैलेंस्ड mg, राइट? तो इसीलिए ये नीचे स्लाइड नहीं कर रहा, फ्रिक्शन नहीं है तो भी। इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, सर ये नीचे आने की जैसी कोशिश करता है ये भी वहीं पे आ जाता है, इसको नीचे आने नहीं दे रहा क्योंकि ये इसको ऐसे धक्का देता जा रहा है, राइट? ओके, सो ये तो हो गया बेटा, हमने किससे आंसर निकलवाया है? ए से। अब हम एक और बंदे से आंसर निकलवाते हैं, हम एक और ऑब्जर्वर रखते हैं, उससे आंसर निकलवाते हैं। अब हमने ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया यहां पे बी। अब बी को हमने कहा बेटा वेज के ऊपर खड़ा कर दिया। अब देखो ध्यान से, डिफरेंस देखो बेटा, इक्वेशंस यही बनेंगी लेकिन डिफरेंट तरीके से। अब ए के हिसाब से एम का मोशन कैसा था? ए के हिसाब से बेटा एम जो है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था, ए के हिसाब से ये स्मॉल एम जो है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था। अब बी क्या है? बी के हिसाब से तो एम रेस्ट पे है, बी को एम चलता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि बी बेटा इसके ऊपर ही आ गया, वेज के ऊपर आ गया, राइट? अब सुनो ध्यान से, जैसे आप अगर दो लोग गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी बहुत चल रही है फास्ट, क्या आपको एक दूसरे का मोशन दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो बेटा बी को तो इस एम का कोई मोशन दिखाई नहीं दे रहा, बी इज नॉट एबल टू सी द एक्सेलरेशन ऑफ एम दो इट इज एक्सेलरेटिंग। ये एम एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन फिर भी बी को एक्सेलरेशन दिखाई नहीं दे रही। अच्छा सुनो, तो बेटा अब इस पे फोर्सेस देखो कितनी लगी, एम जी, नॉर्मल रिएक्शन आर, क्या ये दो ही फोर्सेस लग रही हैं? नो। अब बेटा आपका ऑब्जर्वर जो है वो कौन है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है तो आपको एक सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। सूडो फोर्स कितनी होती है? एम ए, और बेटा किस डायरेक्शन में होती है? ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर एम ए। इसके हिसाब से तीन फोर्सेस लग रही हैं, दो का सोर्स तो है एम जी सर ग्राउंड, आर सर ये सरफेस, सूडो फोर्स का कोई नहीं, इसीलिए तो सूडो फोर्स है बेटा। सूडो फोर्स मतलब फिक्टिशियस, नकली।
एक ऐसी चीज, एक ऐसी फोर्स जिसको हमें लगाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ चीज को वैलिडेट करना है, न्यूटन के लॉ से सही आंसर निकालना है, इसलिए इस फोर्स को इंक्लूड किया गया है। राइट? तो मान लो कि ये फोर्स भी है, लेकिन है नहीं है ना बेटा, ये याद रखना है। देखो, इसने बिना इस फोर्स के आंसर निकाल दिया ना। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया ये फोर्स नहीं है सर, क्या इस फोर्स के बिना काम चल जाता है? बिल्कुल, अगर आप यहां से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, व्हाई नॉट। आप जो ऑब्जर्वर है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करो, आप इस पे जाओ ही मत। यस, कई जगह ये सिचुएशन हैंडी होती है, कई जगह इससे टाइम बच जाता है, तो आपको ये भी मेथड आना चाहिए। और सूडो फोर्स तो आपको पता होना ही चाहिए कि ये कहां पर है, ये कहां पर हमारा न्यूटन लॉ जो है वो फेल हो रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये सूडो फोर्स आ गई। तो बेटा अब एम ए लगा दिया। अब ये बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है इक्विलिब्रियम, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस कैंसिल होनी चाहिए। तो बी क्या बोलेगा? आर साइन थीटा माइनस एम ए इक्वल टू 0। क्योंकि अगर सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एक ही तो चीज है। नहीं बेटा, अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो आप अच्छे से नहीं चीजों को समझ रहे हो। अगर ये दोनों आपके लिए एक है तो फिर आपको आगे दिक्कत आएगी। सर रीजंस देखो, सर बात तो वही है, नहीं है बेटा बात, बस यही तो आपको सिखाना होता है, यही आपको सीखना होता है। ये है नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए। आर साइन थीटा की वजह से ऑब्जर्वर, ये जो ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेट कर रहा है, नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए। और यहां पर तो एक्सेलरेशन है ही नहीं सर, ये क्या है? एम ए, ये तो एक नंबर है बेटा। यहां पे एम ए एक फोर्स की अमाउंट है, वैल्यू। यहां पर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा, यहां पे नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 है, यहां पे नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए है। सर मैं इसको उधर ले जाके 0 नहीं लिख सकता, पर एम में तो कोई फोर्स है ही नहीं यहां पे। राइट? तो समझने की कोशिश करो, ये दोनों अलग अलग हैं, इनको सेम नहीं मानना है। जब तक आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा, आप ये लेक्चर दोबारा देखो। बिलीव मी, इनिशियली बेटा यहां पर जो आपने टाइम लगाया वो आपको पूरी 11th के एंड में और 12th के एंड तक हेल्प करेगा, क्योंकि यहां पे जो आपके दिमाग खुलने वाले हैं वो आपको अगले वाले चैप्टर ऐसे ऐसे समझाएंगे। वहां पे आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल चीजें दिखनी शुरू हो चुकी होंगी। ओके, तो आर साइन थीटा माइनस एम ए इक्वल टू 0, क्योंकि बी क्या बोल रहा है? बी के हिसाब से तो बेटा अगर मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, बी कहता है ए 0 है, बी के हिसाब से वेज की एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। तो बेटा आर साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? एम ए। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, इक्विलिब्रियम, आर कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो आर कॉस थीटा इक्वल टू आ गया बेटा एम जी। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। 1 को आप 2 से डिवाइड करो, डिवाइड कर दो बेटा, tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन जी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? जी tan थीटा। तो वेज की एक्सेलरेशन, आपका जो वेज है उसकी एक्सेलरेशन जी tan थीटा होनी चाहिए। अगर वेज की एक्सेलरेशन जी tan थीटा होगी तो ये स्मॉल m जो है वो नीचे एक्सेलरेट नहीं करेगा, स्मॉल m जो है वो नीचे एक्सेलरेट नहीं करेगा। राइट? तो अब आप देखो, सेम क्वेश्चन हमने दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व किया। राइट? इससे अलग से सॉल्व कराया, ये था ग्राउंड के ऊपर, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये जो बी है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। राइट? तो सूडो फोर्स क्या है सर? हमारी हेल्प करती है जब न्यूटन के लॉज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं लगते, तो उसको बचाने के लिए कि ओके आप एक फिक्टिशियस फोर्स इंक्लूड कर लो और आपके वही आंसर आएंगे जो एक्चुअल में हो रहा है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, एंड प्लीज ये एक ऐसा लेक्चर है, आपको अच्छे से देखना चाहिए, अब्जॉर्ब करना चाहिए, एंड यू कैन पुट डाउन योर क्वेश्चंस एंड बेटा वर्क वेरी हार्ड। ये चीज़ें समझने के लिए आपको एफर्ट लगाना है, क्योंकि यहीं से ही आगे जाके बेटा
ये दिस इज द डोर टू रॉकेट साइंस, दिस इज द डोर टू एवरी अदर साइंस। हर तरह की साइंस में यहीं से रास्ता है। तो आप इसको अच्छे से समझो। माई बेस्ट विशेज एंड स्टडी वेरी हार्ड। टेक केयर बेटा, बाय बाय, सी यू।